बचाओ, 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 जाह्नवी, माँ जल्दी आओ प्लीज, जल्दी आओ। संजीव को फिर से दौड़ा पड़ गया था। जाह्नवी किचन में थी। संजीव की आवाज सुनकर जाह्नवी के हाथ से दूध का भगोना छूटते छूटते बचा। जाह्नवी ने कमर में खोसा हुआ पल्लू बाहर निकाला और जल्दी से किचन से बाहर आई। उसने देखा माँ भी संजीव के कमरे की ओर बढ़ रही थी। माँ को नी पैन था, तो वो जरा धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रही थी। दोनों सास बहू लगभग एक साथ ही संजीव के कमरे में प्रकट हुई। जाह्नवी और माँ को देखते ही संजीव बेड पर से उछला और फुर्ती के साथ माँ और पत्नी के पास पहुंच गया। वो फिर आई थी। माँ, वो मुझे वहां खड़ी घूर रही थी। जाह्नवी, बचा लो, मुझे उस भूतनी से बचा लो। संजीव दोनों औरतों के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा और अपने घुटनों पर बैठते बैठते लगभग लुढ़क ही पड़ा था। माँ से अपने बेटे की यह हालत देखना नामुमकिन हो रहा था। जाह्नवी ने आगे बढ़कर पति को संभाला। दोनों की शादी को लगभग 8 महीने हो चुके थे। 8 महीने से लगातार संजीव को ये दौरे आ रहे थे। यही कारण था कि अभी तक संजीव और जाह्नवी पति पत्नी के सुख से वंचित थे। जाह्नवी लगभग घसीटते हुए संजीव को बेड तक लाई और फिर किसी तरह खींचकर उसे बेड पर सेट किया और फिर खुद भी बेड के एक कोने पर बैठकर हाँफने लगी। संजीव एक हट्टा कट्टा जवान था। हालांकि 8 महीनों से पड़ते हुए दौरों ने उसकी शारीरिक क्षमता को बहुत क्षीण कर दिया, परंतु इतना भी कमजोर नहीं हुआ था कि जाह्नवी जैसी दुबली पतली अपनी फिगर मेंटेन रखने वाली लड़की उसे आसानी से गोद में उठा लेती। जाह्नवी के लिए संजीव को बेड तक पहुंचाना किसी किले को फतेह करने से कम न था। पर अब तो वो लगभग एक्सपर्ट हो चुकी थी। संजीव बिस्तर पर ऊँघने लगा था, पता नहीं कैसे, पर दौरे के बाद वो काफी वीक फील करता था। माँ, सब ठीक हो जाएगा। जाह्नवी ने कुर्सी पकड़े पकड़े नीचे फर्श पर खिसक चुकी सास को सांत्वना देने का असफल प्रयास किया। थोड़ी देर के लिए कमरे में असहनीय शांति छा गई। जाह्नवी भी अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गई। 8 महीने पहले जाह्नवी संजीव की जीवन साथी बनकर इस घर में आई थी। वो दुल्हन बनी सुहाग सेज पर बैठी भावी जीवन के सपने बुनती हुई अपने पति का इंतजार कर रही थी। लेकिन जैसे ही संजीव ने उसका घूंघट उठाया तो वो जोर जोर से आंखें बंद कर अपने कानों पर हाथ रखकर चीखने लगा। जाह्नवी की जगह एक डरावना चेहरा उसके सामने था, जिसका होंठ नीचे तक लटका हुआ था। एक आंख बिल्कुल नदारद थी और दूसरी आंख के नीचे की खाल सिकुड़ी हुई थी। सर के बाल भी जगह जगह से गायब थे, जो थे वो सर की खाल पर चिपके हुए थे। और तो और एक कान भी आधा था और दूसरा कान मुड़कर कान के ही ऊपरी हिस्से से चिपका हुआ था। और ऊपर के दांत की पक्ति बिल्कुल साफ दिख रही थी, क्योंकि दांतों के ऊपर का मांस नदारद था। गर्दन की खाल नीचे तक लटक रही थी और हाथ उनके ऊपर से मांस नदारद था। बस हाथों का ढांचा मात्र थे। कौन हो तुम? इतना डरावना चेहरा, ओह, कोई इतना भी भयानक कैसे हो सकता है? कम से कम इंसान तो नहीं। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और वो बेहोश सा हो गया। क्या हुआ संजीव, क्या हुआ? जाह्नवी उस पर आधी झुकी हुई पुकार रही थी। वो दुल्हन के लहंगे में थी। जाह्नवी ने उसे ग्लास में पानी दिया, तब जरा वो अपने आपे में वापस आया। ये क्या? ये तो दुल्हन के कपड़ों में जाह्नवी है। तो वो भयानक। संजीव घबराकर इधर उधर देखने लगा। उसके दिमाग में मानो हथौड़े बज रहे थे और चेहरा डर के मारे सफेद हो रहा था। संजीव का चिल्लाना सुनकर उसकी मां गीता देवी भी कमरे में आ चुकी थी और जाह्नवी उनके लिए दरवाजा खोलने का कार्य कब का संपन्न कर चुकी थी। क्या हुआ? ये संजीव क्यों चिल्ला रहा है? गीता की आवाज में किसी अनहोनी आशंका की आहट थी, क्योंकि अभी 2 महीने पहले ही संजीव के पापा रमन जी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। रमन घर आ रहे थे और कब्रिस्तान की तरफ के रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई। रमन ने आखिरी फोन वहीं से संजीव को किया था, क्योंकि जब संजीव वहां दूसरी गाड़ी लेकर पहुंचा तो वह अपनी गाड़ी में मृत थे। शायद वहीं से कोई ऊपरी हवा पीछे लग गई होगी। गीता अपने आप से ही कह रही थी। संजीव के चेहरे से अब तक दहशत टपक रही थी। जाह्नवी, जो एक नई नवेली दुल्हन थी,
हक्की बक्की सी माँ बेटे का चेहरा तक रही थी। संजीव ने आगे बढ़कर गीता देवी को संभाला और फिर वो जाह्नवी की तरफ मुड़ा। जाह्नवी नई नवेली दुल्हन जरूर थी, पर उसे अनजान कदे नहीं थी। उसे संजीव के ऑफिस में काम करते 4 महीने हो गए थे। वहीं से उनका प्यार परवान चढ़ा था। जाह्नवी गोरी चिट्टी पतली और लंबी युवती थी। नैन नक्श ऐसा कि कोई भी अपना होश खो बैठे। संजीव पहली बार में ही उसके रूप का दीवाना हो गया था। बेचारी हालात की मारी थी, दुनिया में एकदम अकेली, कोई अपना न था। संजीव दिल फेंक प्रवृत्ति का था, बल्कि अमीर बाप का बिग डेल बेटा कहा जाए तब भी कोई अतिशयोक्ति न होगी। पहले तो जाह्नवी अपने काम से काम रखती थी। संजीव ने जब उससे शादी का प्रस्ताव रखा तो उसने कोई क्लियर रिप्लाई तो नहीं दिया, पर हाँ, उसने संजीव में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। और रमन जी की मौत के बाद जब संजीव बुरी तरह टूट गया था तो उसने ही संजीव को संभाला था। गीता देवी भी जाह्नवी के रूप और विचारों से अत्यंत प्रभावित थी, इसलिए उन्होंने भी रमन जी की मृत्यु के बाद के सब कार्य एक दिन में ही कर इस विवाह पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगा दी थी और जाह्नवी दुल्हन बनकर घर में आ गई। रमन जी की ऐसे में मृत्यु के बाद से ही संजीव को कभी कभार यहाँ वहाँ एक भयानक साया नजर आता था। वो डर तो बहुत चाहता था, परंतु अपना वहम समझकर नकारात्मक विचारों को वहीं झटक देता था। आज पहली बार जाह्नवी के स्थान पर उस साय के भयानक रूप से रूबरू हुआ था और अब तो 8 महीने से यह सिलसिला लगातार जारी था। जब भी वो जाह्नवी के करीब जाता, डरावना चेहरा उसके सामने आ जाता और वो पागलों की तरह चिल्लाने लगता। जाह्नवी भी बेचारी मायूस रहती थी। वर्तमान में अचानक संजीव के शरीर में हरकत हुई। वो शायद दौरे से बाहर आ रहा था। जाह्नवी ने फटाफट उसकी दवाई निकालकर पानी का गिलास उठा लिया। तभी गीता देवी भी अपनी जगह से उठी। वो मन ही मन अपने मन में एक फैसला कर चुकी थी, बस अमल में लाना बाकी था। गीता जी जाह्नवी के पास जाकर उसे सांत्वना देने हेतु उसके कंधे पर अपना हाथ रखती हैं। प्यार भरा स्पर्श पाकर जाह्नवी सुबह पड़ी। रो मत बेटा, कब तक आंसू बहाओगी? अब कड़े फैसले का वक्त आ गया है। ऐसे घर बैठे बैठे हमारा इस परेशानी से निकलना मुमकिन नहीं है। गीता जी आत्मविश्वास भरे स्वर में बोली, हालांकि मन में कहीं एक कोने में डर अपने पांव पसार रहा था। जाह्नवी भी उनका आशय समझ रही थी, इसलिए वो भी भयभीत थी। अब से 1 महीने पहले का एक दिन आज संजीव ने जाह्नवी के साथ बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाया था, क्योंकि उसने इरादा कर लिया था कि घर में तो वो जाह्नवी के साथ समय नहीं बिता पाता है, तो क्यों ना बाहर थोड़ा घुमा फिरा जाए। शायद इसी से जाह्नवी का मन भी थोड़ा बदल जाएगा। बेचारी संजीव की हालत के कारण हर समय रुआंसी सी रहती है। शाम को संजीव खुशी खुशी आया और जाह्नवी को तैयार होने को बोलकर बाहर गार्डन में बैठकर चाय पीने लगा। तभी चाय पीते पीते अचानक उसकी नजर मेन गेट पर गई। ये क्या? उसे शरीर में जैसे 440 वोल्ट का करंट लगा। वो अपनी जगह से 1 फीट ऊपर छू चल गया। सामने से वही भूतनी, हाँ भूतनी कहना अनुचित न होगा, क्योंकि आज वो अपने पैरों पर चलती हुई उसकी तरफ आ रही थी। चेहरा तो भयानक था ही, परंतु चेहरे के अलावा शरीर का बाकी हिस्सा भी दिल दहलाने वाला था। शरीर के अधिकतर हिस्से पर से मांस नदारा था और कहीं कहीं खाल लटक रही थी। वो करीब और करीब आती जा रही थी। संजीव की डर के मारे खिड़की बंद रही थी। अचानक संजीव के शरीर में तेज करंट दौड़ा और ये मन ही मन एक फैसला ले वो अपनी कुर्सी से उछलकर खड़ा हो गया। वो लगभग उससे 3-4 फुट की दूरी पर रुक गई। वहीं से उसने अपना हाथ बढ़ाया, जैसे बिना मांस के कंकाल जैसे हाथ से उसकी गर्दन पकड़ लेगी। तभी संजीव को अपने कंधे पर पीछे से स्पर्श महसूस हुआ। रॉयल ब्लू कलर के सूट में खड़ी थी, एकदम गजब ढा रही थी, पर यह समय उसके हुस्न से घायल होने का न था, क्योंकि सामने भयंकर चेहरा लिए मौत खड़ी थी। तभी जाह्नवी से ध्यान हटाकर उसने मिनट के 100वें हिस्से में गर्दन पीछे घुमाई, पर ये क्या? वो चेहरा वहां से गधे के सिर से सींग की तरह नदारा था। संजीव का हाफ न देख जाह्नवी समझ गई कि उसने वो चेहरा फिर देखा है। गीता देवी भी वहां आ चुकी थी। अभी गीता देवी और जाह्नवी संजीव को संभाल ही रहे थे कि सामने मेन गेट से काले कपड़ों में कंकाल नरमुंडों की माला पहने एक तांत्रिक आता दिखाई दिया। कोई बला है यहाँ, कोई बला है, सर्वनाश कर देगी, वो तुझे ले जाए बिना नहीं छोड़ेगी। वो तांत्रिक संजीव को ऊपर से नीचे तक पुलिस के खोजी कुत्ते जैसे सूंघते हुए बोला, बाबा आपको कैसे पता ये सब? गीता देवी तो मानो
उसकी कायल हुई जा रही थी। हमें सब पता लग जाता है, और ये भूत चुड़ैले जिन, इनके साथ तो हमारा चूहे बिल्ली का रिश्ता है। जाइए वहां पीछे पीछे हम। तांत्रिक अपने नथुने फड़फड़ाता हुआ लाल लाल गोल आंखों से घूरता हुआ बोला। जाह्नवी और गीता देवी डरे थे तो वे थे ही, फौरन हाथ जोड़कर बोले, बाबा उपाय, कोई उपाय तो होगा इस मुसीबत से बचने के लिए। दोनों गिड़गिड़ाई, उपाय है तो, पर तुम्हारे बस का नहीं है। क्या करना है बाबा, हम सब कुछ करेंगे। दोनों इस समय तो शायद कुएं में भी कूद जाती। अमावस्या के दिन बलि देनी होगी, तभी वो आत्मा वश में होगी। बाबा ने उपाय बताया, पर बाबा किसकी बलि? गीता देवी ने पूछा। नर बलि, एक कुंवारी कन्या की बलि। बाबा चिमटा बजाते हुए बोला। हम कहाँ से लाएंगे कन्या? गीता उलझन में थी। ये तुम जानो, मैंने तो उपाय बता दिया, बाबा लगभग चीखते हुए बोला। उसकी दहाड़ सुनकर जाह्नवी और गीता देवी भीगी बिल्ली सी डर गई। ये मेरा पता है, जब इच्छा हो बुला लेना, और हाँ, मन पक्का कर लेना, अपने बेटे का बलि उसके हाथों से ही दी जाएगी। बाबा गीता देवी की तरफ कागज का पुर्जा बढ़ाते हुए बोला। जाह्नवी के तो डर के मारे बोले नहीं फूट रहे थे। बाबा बिजली की गति से बाहर निकल गया। दोनों सास बहुएं एक दूसरे को देखते हुए नजरों की भाषा समझने की नाकाम कोशिश कर रही थी, और संजीव इन सबसे अनजान बेहोशी की हालत में था। फिलहाल दोनों उस समय चुप्पी लगा गई। अब वर्तमान में संजीव का मेडिकल ट्रीटमेंट भी हो चुका था, जिसमें वो बिजली के शौक जैसे लेवल से भी गुजर चुका था, और भी कोई नहीं छोड़ा था। और आज की स्थिति से गीता देवी ने फैसला ले लिया था, और जाह्नवी की भी मूक सहमति थी। बस अब बलि का इंतजाम करना था। वो कैसे होगा? बलि बलि बलि, वो भी कुंवारी कन्या की बलि। जाह्नवी और गीता देवी के मन में ये शब्द ऐसे गूंज रहे थे जैसे उनके दिमाग में कोई हथौड़े मार रहा हो। वो नीना है ना? जाह्नवी बताओ, कुछ तो बोलो, तुम दोगी ना मेरा साथ? बेटे के प्यार ने गीता देवी को बेबस कर दिया था। हाँ माँ, हाँ, मैं आपके साथ हूँ। जाह्नवी को भी बस अब यही आखिरी चारा दिख रहा था। नीना उनके पड़ोस में किराए पर अकेले रहती थी। वो 17 वर्षीय युवती थी, किसी छोटे गांव या कस्बे को बिलोंग करती थी, और पढ़ाई के सिलसिले में परिवार से दूर रह रही थी। जहाँ वो रहती थी वहाँ 2 कमरे और थे, और जो बंद पड़े रहते थे, और मकान मालिक कहीं और रहता था। नीना को फुसलाना मुश्किल नहीं था, तो मोतीचूर के लड्डू खाने जैसा आसान काम भी नहीं था। फिलहाल तांत्रिक को इसी अमावस्या को आने का कहकर दोनों सास बहू ने नीना को भी उसी दिन रात के खाने का न्योता दे डाला। नीना एक चुलबुली बच्चों जैसे नेचर की थी। उसे जरा भी शक नहीं हुआ कि ये उसकी मौत की दावत है। इन सब क्रियाकलापों के बीच संजीव मुंह में दही जमाकर जड़वत बैठा रहा। वास्तव में तो वो रोका टोकी की स्थिति में भी नहीं था। अमावस्या में 4-5 दिन ही बचे थे। एक दिन अचानक जाह्नवी ने देखा कि गीता देवी रात को नीना के कमरे की ओर जा रही थी। उसने पीछा किया, परंतु कुछ हाथ न आया। वो यूं ही उसके कमरे के बाहर से ही लौट आई। अगले दिन फिर रात के समय गीता देवी सबकी नजरों से बचते बचाते नीना के कमरे की ओर गई। तभी अचानक बिजली चली गई। जाह्नवी अंधेरे में कुछ देख नहीं पाई। जब बिजली आई तो गीता देवी नीना के कमरे के आसपास जो कमरे बंद पड़े थे, उन कमरों में से एक खिड़की खोलकर झिरी से अंदर देख रही थी। जाह्नवी ने भी गीता देवी के पीछे से चुपके से झांक कर अंदर देखा, पर यह क्या, अंदर का नजारा किसी का भी हार्ट फेल कर देने के लिए काफी था। कमरे में जाटनी ने ऐसे क्या देखा जो उसके होश उड़ गए। अंदर कमरे में वो भयानक चेहरे वाली भूतनी टेबल पर बैठी थी, और अपने हाथ के पंजे का खाने वाले कांटे की तरह इस्तेमाल करते हुए खून में भीगे हुए नूडल्स चबा चबा कर खा रही थी। जाह्नवी अंधेरे में थी, इसलिए गीता देवी उसे देख नहीं पाई थी। भूतनी ने अचानक नजर घुमाकर खिड़की की ओर देखा जहां गीता देवी खड़ी थी। गीता देवी बिना डरे वहीं अड़िग रही। आज शायद वो सब हिसाब साफ कर लेना चाहती थी। वो भागकर कमरे के दरवाजे पर गई, पर ये क्या, वहां तो ताला था। वो भागकर वापस खिड़की पर आई। भूतनी तो गायब थी ही साथ टेबल का भी कहीं अता पता ना था। लग ही नहीं रहा था कि यहाँ कुछ देर पहले कोई था। खाली कमरा साए साए कर रहा था। गीता देवी भुचक्की रह गई। वो चुपचाप अपने कमरे की ओर लौट गई, और जाह्नवी भी चुपचाप छिपते हुए पीछे पीछे चल दी। अगले दिन सुबह, आज कयामत का दिन और कयामत की रात थी। नीना सुबह कॉलेज जाते समय जाह्नवी से हाथ हिलाकर बोली थी, भाभी, मुझे आज का प्रोग्राम याद है। उसके चेहरे की हंसी और खिलता हुआ चेहरा
उसके मन की खुशी को प्रकट कर रहा था। तांत्रिक सही टाइम पर पहुंच गया था। आते ही उसने अपनी तंत्र विद्या का कार्य शुरू कर दिया। इन सब कार्यों के लिए उसने अंदर का कमरा चुना, क्योंकि वहां से कोई आवाज बाहर नहीं आती थी, और फिर आसपास के लोगों का भी तो ध्यान रखना था। संजीव वहीं मटेलिया साहब कुर्सी पर बैठा था, क्योंकि पूजा में उसका बैठना जरूरी था। तांत्रिक ने सबसे पहले बकरे के खून से चाकू को नहलाया, फिर उस चाकू का तिलक किया। उसके हिसाब से वो चाकू शुद्ध कर रहा था। फिर ऐसे ही बकरे के खून से नहाकर संजीव को भी शुद्ध होना था। नीना डिनर पर आ गई थी। वो इन सब क्रियाकलापों से अनजान थी, क्योंकि कमरा इतना अंदर था कि कोई आवाज बाहर नहीं आ रही थी। नीना के खाने में हल्की बेहोशी की दवा मिलाई थी, क्योंकि उसका बलि के समय होश में रहना जरूरी था। बेहोशी की हालत में नीना को बलि की जगह बैठा दिया। भाभी, ये क्या हो रहा है? नीना विरोध तो कर रही थी, पर पूरी तरह होश में ना होने के कारण कमजोर पड़ रही थी। तभी तांत्रिक ने भूतनी का आह्वान शुरू कर दिया, और कमरे में चारों ओर धुआं ही धुआं छा गया। गीता देवी और जाह्नवी एक तरफ सांस रोके बैठी थी, और संजीव की गर्दन बेसुधी में एक तरफ लुढ़की पड़ी थी। तभी धुएं में से कुछ दिखा, स्पष्ट तो नहीं पर जाना पहचाना सा था। वही चेहरा जो संजीव को डराता था। तांत्रिक के पूरा लोटा पानी संजीव के मुंह पर डाल दिया। उसने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी, और अपने सामने वही डरावना चेहरा देख चीखें मारने लगा। तभी तांत्रिक घुमा, और उसने शुद्ध किया हुआ चाकू, जिसे बलि के लिए तैयार किया गया था, वो संजीव की तरफ बढ़ाया। लो संजीव, पकड़ो इसे। डरो मत, मेरे होते ये भूतनी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। संजीव ने कांपते हुए हाथों से चाकू पकड़ लिया। तांत्रिक अपनी जगह से उठा, और उसने नीना की गर्दन पकड़ ली। संजीव, मारो, और एक ही झटके में इसकी गर्दन अलग कर दो। तांत्रिक ने उकसाया। संजीव कपकपाते हाथों में चाकू लिए आगे बढ़ा, पर वो वहीं लड़खड़ा कर गिर गया। मानसिक और शारीरिक कमजोरी दोनों उस पर हावी थी। जाह्नवी ने आगे बढ़कर उसे सहारा दिया। गीता देवी मूक दर्शक बनी बैठी रही। वो चाकू नीना की गर्दन पर मारने ही वाला था कि अचानक कमरे का दरवाजा फटाक से खुला, और गीता देवी भी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। पुलिस को आता देखकर सब चौंक गए। माया, पुलिस ये यहाँ कैसे? जाह्नवी आश्चर्य और घबराहट के मिले जुले स्वर के साथ गीता देवी से बोली, परंतु गीता देवी पर मानो कोई असर ही नहीं हुआ। उनका चेहरा एकदम भाव रहित और सपाट बना रहा। पुलिस ने तांत्रिक को पकड़ लिया और चाकू को कब्जे में ले लिया। सर, ये चाकू तो नकली है। ये सुनकर गीता देवी भी चौंक गई। कमरे में हल्की रोशनी थी, क्योंकि तांत्रिक के अनुसार ऐसे कार्य अंधेरे में किए जाते हैं। सबसे पहले गीता देवी ने लाइट के सभी स्विच ऑन किए। कमरा रोशनी में नहा उठा था। चूंकि कमरे का आगे का दरवाजा बंद था और पिछला दरवाजा तो पुलिस के लिए खोल कर रखा था, वो कांस्टेबल ने अंदर आते वक्त बंद कर दिया था। किसी को भागने का कोई रास्ता ना मिला। तांत्रिक एक कोने में दुबक गया, और सबके आश्चर्य का ठिकाना रहा जब सबने देखा कि भयानक चेहरे वाली लड़की भी कहीं गायब नहीं हुई और वहीं बैठी थी। महिला कांस्टेबल ने आगे बढ़कर उसे बांह से पकड़ लिया। क्यों, कहाँ कराया ये डरावना मेकअप? इंस्पेक्टर ने उसका चेहरा ठोड़ी पर डंडे से ऊपर उठाते हुए पूछा। मेरे बच्चे को पागल बनाकर रख दिया। कौन है तू? क्यों पीछे पड़ी है हमारे? बता, बोल, कुछ तो बोल। गीता देवी बोलते बोलते उसका डरावना चेहरा नाखूनों से नोचने लगी। देख, उसकी तरफ देख, ये 8 महीने की भ्याता है। तेरी वजह से इसकी जिंदगी भी बेरंग हो गई। गीता जी ने जाह्नवी की ओर इशारा करते हुए कहा। वो तो अच्छा हुआ मैंने एक दिन इस भूतनी जैसी लड़की को बाहर देख लिया। इसे पता नहीं चल पाया। मैंने इसका पीछा किया तो पता चला ये सामने ही बंद कमरे में रहती है। एक दिन मैंने इसका पीछा किया तो मुझे अपने पीछे आहट महसूस हुई और मैं चुपचाप लौट आई। अगली रात को मैंने जब कमरे में इसका भयानक रूप देखा और कमरे में बाहर से ताला लगा हुआ था तो मैं समझ गई यह अकेली नहीं है, इसका कोई साथी और भी है। ये कोई बड़ा खेल है, ये तो मुझे समझ आ रहा था, पर क्या ये मेरी समझ से बाहर था, इसलिए मैंने पुलिस को बुला लिया। गीता देवी ने बिना रुके एक ही सांस में सब कुछ कह दिया। गीता देवी ने उसका चेहरा नाखूनों से कुचा, परंतु मेकअप जरा भी नहीं हटा। गीता देवी फिर से उसके चेहरे पर झपटने वाली थी कि अचानक जाह्नवी ने आगे बढ़कर उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। ये मेकअप नहीं है, ये मेकअप नहीं है जो सबको डरावना लग रहा है,
वो इस लड़की का असली चेहरा है, जाह्नवी लगभग चीखते हुए बोली। 5 वर्ष पहले कॉलेज के कैंपस में कुछ लड़कियों का ग्रुप आपस में बातें कर रहा था, तभी एक बाइक आकर उनके पास रुकी। कावेरी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नोट्स के लिए मना करने की? शायद तुम मुझे जानती नहीं हो। एक लड़का बाइक पर से उतरा और गुटखा थूकते हुए बोला, देखो संजीव, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम बट आई हैव प्रॉब्लम फॉर योर बिहेवियर। ये जो तुम बार बार मुझे प्रपोज करते हो ना, कॉपी में यहाँ वहाँ लव नोट रखकर, कहीं मेरे घर में किसी ने देख लिया तो मेरे पापा तो मेरा घर से निकलना बंद कर देंगे, मेरा तो करियर ही चौपट हो जाएगा। तो तुम मेरी बात मान क्यों नहीं लेती हो? संजीव ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा। कावेरी का हाथ पकड़ लिया। लीव माई हैंड एंड बिहेव योर सेल्फ। कावेरी झटके से अपना हाथ छुड़ाकर गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, तुम्हें ये एटीट्यूड बहुत महंगा पड़ेगा, देख लेना। संजीव ने कहा। संजीव अमीर माँ बाप का बिगड़ैल बेटा था और ना उसे पसंद नहीं थी। कावेरी एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी, पढ़ाई में होशियार थी और अपना करियर बनाना चाहती थी, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर रही थी, जिससे कंपटीशन की तैयारी के लिए अच्छा कोचिंग ज्वाइन कर सके। क्योंकि उसके मम्मी पापा पर 2 और बहनों की जिम्मेदारी थी, वो पापा का कुछ बोझ हल्का करना चाहती थी। कावेरी एक खूबसूरत युवती थी। संजीव ने जब से उसे देखा था उसके पीछे ही पड़ गया था। कावेरी ने पहले तो उसे इग्नोर किया, पर अब पानी सर से ऊपर गुजर रहा था। संजीव की बदतमीजियां बढ़ती ही जा रही थी। संजीव के लिए तो हर लड़की एक खिलौना थी। जब कावेरी ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया तो वो ऐसे बिलबिला गया जैसे किसी बच्चे के हाथ से उसका मनपसंद खिलौना छीन लिया हो। संजीव ने अपने दोस्त के साथ मिलकर कावेरी को मजा चढ़ाने की एक भयानक योजना बना डाली। एक दिन कावेरी अपने पार्ट टाइम जॉब से लौट रही थी। शाम हो चली थी, आसमान में काले बादल छाए हुए थे जिस कारण अंधेरा हो रहा था। तभी एक बाइक आकर उसके पास रुकी। बाइक इतनी पास थी कि कावेरी गिरते गिरते बची। बाइक पर से हेलमेट लगाए संजीव उतरा। उसका दोस्त बाइक चला रहा था। उससे पहले कावेरी कुछ समझ पाती, संजीव ने अपने हाथ में पकड़ी बोतल कावेरी पर उड़ेल दी। संजीव बाइक पर बैठकर उड़न छू हो चुका था और कावेरी का मांस पिघल रहा था। पूरे शरीर पर दर्द के मारे वो चिल्ला रही थी। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी, पर कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सारा मांस मोम की तरह पिघल रहा था और शरीर पर ही यहाँ वहाँ बह रहा था। कावेरी दर्द से चीख रही थी। धीरे धीरे उसकी चीखें धीमी होती जा रही थी। बहुत ही दर्दनाक दृश्य था। कावेरी की आवाज आनी बंद हो गई थी। शायद मर ही गई होगी। भीड़ में कुछ का अंदाजा था। कई लोग अपने दिल पर हाथ रखे खड़े थे और कुछ को तो उल्टियां हो गई थी। तभी एम्बुलेंस आई। भीड़ में से किसी ने फोन करके बुलाया था। कावेरी के एम्बुलेंस में जाने के बहुत देर बाद तक वातावरण में मांस जलने की बदबू फैली रही। लोग अपने मुंह पर से रुमाल हटाकर सांस नहीं ले पा रहे थे। जिसने देखा वो कभी भी भुला नहीं पाए। एसिड अटैक था, तेजाब था, जिससे एक लड़की का शरीर ही नहीं आत्मा तक घायल हो गई। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। जाह्नवी अपने होशो हवास खोती जा रही थी। संजीव तो अपने अमीर बाप की वजह से बच गया क्योंकि कोई सबूत ही नहीं मिला। परंतु कावेरी, उसके मम्मी पापा अपनी बेटी का कष्ट ना देख पाए, उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब बच्ची कावेरी, उसकी दोनों बहनें नलिनी और नीना, उन्होंने प्रण किया कि संजीव को उसके किए की सजा दिए बगैर वो चैन से नहीं बैठेंगी। 4 साल लग गए कावेरी को नॉर्मल होने में। न जाने कितने ऑपरेशन हुए, कितना दर्द हुआ, कितनी रोई चीखी चिल्लाई मेरी बहन, पर संजीव को बर्बाद करने की आशा ने कभी मरने नहीं दिया। और ये चेहरा जो तुम्हें डरावना भूतनी का चेहरा लग रहा है, ये मेरी बहन कावेरी का अब असली चेहरा है। इसे भी इसने बहुत कष्ट सहकर हासिल किया है, जिसे देखकर तुम्हारा बेटा पागलों की तरह चीखता है। ये चेहरा उसी की देन है। और मेरी बहन कावेरी के बारे में सोचो, जब वो आईना देखती होगी तो उस पर क्या बीतती होगी। जाह्नवी गीता देवी जी से बोली, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो खुद सच्चाई से अनजान थी। मुझे संजीव और रमन जी ने यही बताया था कि संजीव को इसमें फंसाया जा रहा है। गीता देवी वास्तव में निर्दोष थी। उनका दोष तो बस संजीव को जन्म देना था। इंस्पेक्टर साहब, हमारा किसी को मारने का कोई इरादा नहीं था। रमन तो हार्ट पेशेंट था। कावेरी को देखते ही उसे हार्ट अटैक आ गया। हम उसे इतनी आसान मौत कभी नहीं देते। जाह्नवी ने गुस्से से कहा। हम तीनों बहनें, कावेरी, नलिनी और नीना, मेरा नाम जाह्नवी नहीं नलिनी है, हमें अपने किए का अफसोस नहीं है। यहाँ चारों ओर कैमरे लगे हैं और ये बलि तांत्रिक सब नकली है।
सब कुछ एक साल से हमारे बनाए हुए प्लान के अनुसार ही हो रहा है। हम तो बस संजीव को पागल बनाना चाहते थे। पहले कावेरी डराती थी, नीना की बलि के बाद नीना भी संजीव और गीता देवी दोनों को डराती, जिससे इनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता और ये पूरा परिवार तबाह हो जाता। इसके किए की सजा ये भी कम थी। मुझे अफसोस है कि ये सब बोला मेरी कॉक से पैदा हुआ है। तुम जो भी सजा दोगी मुझे मंजूर है। गीता देवी ने रोते रोते कावेरी के पैर पकड़ लिए। ये वो दवाइयां हैं जो मैं संजीव को देती रही, जिससे उसका मानसिक संतुलन संभलने के बजाय बिगड़ रहा था। जाह्नवी उर्फ नलिनी ने दवाई की शीशी निकालकर मेज पर फेंक दी। संजीव की मानसिक और शारीरिक दोनों ही दशा खराब थी। सब कुछ सुनकर भी वो कुछ समझ पाने की स्थिति में नहीं था। पुलिस ने पहले उसे मेंटल ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया, फिर बाद में उसकी सजा निर्धारित करनी थी। संजीव कभी ठीक नहीं हो पाया। गीता देवी ने कावेरी, नलिनी और नीना से माफी मांगी और उन पर किसी तरह का कोई इल्जाम नहीं लगाया। पुलिस ने भी साथ दिया। गीता देवी ने एसिड अटैक पीड़ितों के लिए एक संस्था खोली, जिसमें कावेरी, नलिनी और नीना ने उनका साथ दिया। कावेरी अपने जीवन के इस भयानक सत्य को कभी भूल तो नहीं सकती, परंतु फिर भी वो आगे बढ़ने के प्रयास में जुट गई। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।